देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। भारत में आजादी के समय गरीबी और अशिक्षा तो थी, तो सरकार के प्रयास इससे दूर किया जाता था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी गरीबी और शिक्षा कुछ विदेशी ताकतों ने विचारधारा का सहारा लेकर हथियार बना दिया। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में हथियार लिए ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में गरीबी और अमीरी के बीच एक ऐसा संघर्ष कराया जिसने कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। देश आजाद हुए महज 1.5 दशक ही बीते थे कि चीन से माओवादियों की विचारधारा ने पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया। साल 1967 में जब पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में आदिवासी और किसानों ने जमींदारों के द्वारा होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि देश में नक्सलवाद की जड़ें जम चुकी थी। गांव में हुई हिंसा को जमींदारों पर आदिवासी की विजयी गाथा के रूप में माओवादी विचारधारा के वाहकों ने प्रचारित किया। देखते ही देखते नक्सलवाड़ी में उठी चिंगारी आग का गोला बन गई और इसने कुछ सालों में देश के कई राज्यों में अपनी चपेट में ले लिया। नक्सल नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि इसे रेड कॉरिडोर तक नाम दे दिया गया। एक तरफ नक्सली अपने नेटवर्क का विस्तार करने में लगे रहे, तो दूसरी तरफ सरकारों की तरफ से गरीबों और आदिवासियों को ढाल बनाकर माओवादी विचारधारा को लोगों ने भारत में खूनी खेल खेलते रहे। इस बीच भारत माता के अपने ही वीर सपूत एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर जंग लड़ते रहे। नक्सलियों को लगा कि वो बंदूक की नली के सहारे सत्ता को झुका लेंगे और अपने मन मुताबिक वो सरकार के पैरेलल एक दूसरी सरकार चला लेंगे। जो नक्सल आंदोलन एक समय गरीब आदिवासियों और जमींदारों के बीच में जल जंगल और जमीन के लिए संघर्ष हुआ करता था, उस नक्सल आंदोलन में अब कुछ बुद्धिजीवियों ने भी एंट्री कर दी और नक्सलवाद को तकनीकी रूप से हाईटेक बनाकर और ज्यादा आक्रामकता के साथ गरीबों को इस्तेमाल करने लगे। अब नक्सलवाद एक नेक्सस बन गया। नक्सलियों ने आदिवासियों को अपना सुरक्षा कवच बना लिया। इसलिए कई बार सरकार की कोशिश के बावजूद भी नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार नहीं हो पाया और नक्सलियों का हौसला बढ़ता गया। इसी बीच में नक्सलियों ने देश के अलग अलग राज्यों में कई बड़ी वारदातों को जन्म दिया, जिससे जहानाबाद जेल कांड, दंतेवाड़ा हमला, सुकमा कांड, झारखंड रेल मामला, दरभंगा घाटी कांड जैसे कई वारदातें हुई, जिसने सरकार को नक्सलवाद की जड़ को हमेशा से के लिए उखाड़ने के लिए संकल्प लेना पड़ा। साल था 2014। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो नई रणनीति के साथ नक्सलवाद पर प्रहार किया गया, जिसमें एक तरफ आदिवासियों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाई गई और नक्सलियों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों की अलग अलग स्पेशल फोर्स बनाकर सक्रिय किया गया। 30 मार्च 2026 संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि अब देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। शाह ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया। शाह ने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा था और अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश को अब नक्सलवाद से मुक्ति मिल चुकी है। फिलहाल आज हम कुछ बयान भी हैं जो आपको सुनाएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि उससे पहले जानेंगे अमित शाह ने क्या कुछ कहा सदन में। तहसील पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे हैं बातचीत करो, जो कह रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो। मैं आगे बताता हूं कितने लोगों ने डाल दिए और अब पुनर्वसन कर रहे हैं। और यहां पर आपने सुना अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से साफ शब्दों में बता दिया कि भाई जो हथियार डालेगा चर्चा उससे होगी। और अब आपको बताते हैं नक्सलवाद के खात्मे पे किसका अहम योगदान है। केंद्रीय पुलिस बल का
ये सबसे बड़ा योगदान है जिसने लगातार अपनी जान पर खेलकर इस पूरे नक्सलवाद के नेक्सस को तोड़ने का काम किया। कोबरा फोर्स जो उन विषम परिस्थितियों में जाती थी जहां पर ये लोग छुपे होते थे, डीआरजी जवान, और बात करें सीआरपीएफ की जवान, ये वो जवान है जहां लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस की हम बात करें जिसने अपनी जान पर खेलकर, बिहार पुलिस, ये वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि भाई झारखंड पुलिस की अगर हम बात करें, झारखंड पुलिस भी वहां पर है। झारखंड पुलिस की अगर हम चर्चा करें, झारखंड पुलिस है वहां पर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इनका अहम योगदान है। और वहीं अगर बात करें आंध्र प्रदेश पुलिस, ये सब वो फोर्सेस थी जिन्होंने लगातार, तेलंगाना जहां पर आपको वीरप्पन जैसा याद होगा, याद करिए आप, ये वो कर्नाटका पुलिस, इन सारी पुलिस ने वो काम कर दिखाया जिसकी बहुत सालों से भारत में उम्मीद थी। उड़ीसा की बात करें, ये वो पूरा नेक्सस था जिसको लगातार तोड़ने का काम कर रही थी। पश्चिम बंगाल, वही बात करें स्थानीय आदिवासी, ये अहम है नक्सलवाद खात्मे के लिए। केंद्रीय पुलिस बल जिसने हर मोर्चे पर अपने आप को संभाल कर रखा और बताया कि क्यों इन फोर्स का गठन किया गया है। आज 31 मार्च 2026 में हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद खात्मे में इनका अहम योगदान इसलिए है क्योंकि 31 मार्च को हम नक्सलवाद के खात्मा कर चुके हैं। अब कोई नक्सलवादी नहीं है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, इनका यह अहम योगदान है। ये वो तरकश के तीर थे जिनको नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ग्राउंड पर लाया गया और उन्होंने उस चीज को करके दिखाया जिसकी सराहना गृह मंत्री ने भी की। उन्होंने कहा कि जो गोली चलाएगा उसको गोली से ही जवाब दिया जाएगा। उड़ीसा पुलिस है, उसमें आंध्र प्रदेश पुलिस है, जिन्होंने नक्सलवाद को हर तरीके से खत्म करने की कोशिश की। उन नक्सलवादी एरियो में गए जहां पर लोग पढ़ाई से दूर थे, जहां रोजगार से दूर थे, वहां पर रोजगार लाने का काम सरकार ने किया। वहां पर इन पुलिस वालों ने जो पुलिस का डर था, जो भी फोर्स थी, उन्होंने उस दर्द को खत्म किया और बताया कि हम आपके बीच के लोग हैं, हम आप ही के बीच से गए हैं। और वहां पर जो लोग मान सकते थे उनको वापस मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ का सुकमा रहा हो। अब नक्सल प्रभावित राज्य अब लाल आतंक से मुक्त हो चुके हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे झारखंड की, जो अब लाल आतंक से मुक्त हो गया है। वहीं बिहार की बात करें तो वो भी राज्य अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में भी काफी ज्यादा घटनाएं होती थी लेकिन अब वहां पर भी नक्सल प्रभावित नहीं रह गया है। महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य थे जहां पर लगातार डिसाइडिंग हो जाते थे। तेलंगाना उनमें से एक है, महाराष्ट्र उनमें से एक है कि वहां पर पुलिस जाती ही नहीं थी। आंध्र प्रदेश, जिन्हें अब लाल आतंक से दूर कर दिया गया है, जहां पर रेड कॉरिडोर कहा जाता था कर्नाटक में, अब वो सब ध्वस्त हो चुका है। अब वहां पर पुलिस का राज है, वहां फोर्स है, वहां पर लोग आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जहां से चिंगारी उठी थी, उसी चिंगारी को वहीं पर खत्म कर दिया गया। हम फिर से देखेंगे बीते कुछ वर्षों में मारे गए टॉप नक्सली, उनमें सबसे पहला नाम गणेश उइके है, राजू दाता है उड़ीसा और ये महाराष्ट्र के दोनों थे, आप देख सकते हैं। वही दूसरी तरफ कोसा दाता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में इनका पत्रिम मांझी है, गौतम है छत्तीसगढ़ से। ये सब टॉप नक्सली कमांडर हैं जिन्हें ढेर किया गया है, जिन्होंने लगातार मुख्यधारा से तोड़ने का काम किया आदिवासी लोगों को। नंबल केशव राव हैं, उसमें आपको देखिए गणेश हुई है। उड़ीसा का ये वो नक्सली था जो लगातार जो युवा वर्ग है उनको बताता था कि किस तरीके से आपको जो सरकार है वो आपके विरोध में काम करती है, बिल्कुल पैरेलल काम करने के लिए जाता था। गौतम भी उन्हीं में से एक है। छत्तीसगढ़, सुकमा, रायपुर, तमाम जगह हमें लगातार देखने को मिला, लेकिन इस पर कई बार कोशिश हुई कि ये मुख्य धारा से जुड़ जाए, लेकिन अंत में इनका अंत हुआ। अब अगर बात की जाए तो नक्सलवाद का उदय भारत जैसे कैसे हुआ? बंगाल के दार्जिलिंग के में 1967 में गांव के अंदर हिंसा भड़क उठी। 1967 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हिंसा भड़की, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध ये हिंसा भड़की। ये लड़ाई अभी जमींदारों के बीच थी। आदिवासी किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया और मौता तुंग के विचारों पर आधारित ये विद्रोह था। आपको भारत में चीन के कम्युनिस्ट नेताओं के विचार पनपे, जिसके बाद से ही माओ से तुंग के विचार बहुत तेजी से फैलने लगे और साथ ही साथ वहां पर बंगाल से निकलकर ये पूरा आंदोलन कई राज्यों में फैला। हम बात करते हैं विरोध प्रदर्शन को देखते ही देखते हिंसक होने लगा। ये नक्सलवाद के उदय की हम आपको बात बता रहे हो। कई राज्यों में इसके फैले नेटवर्क को रेड कॉरिडोर कहा गया। नक्सलवाद फैलाने में सबसे बड़े कारण आदिवासियों का शोषण, लगातार बढ़ते भूमि विवाद, क्योंकि जल जीवन और जमीन के लिए ही बात होती थी, जंगलों की तरफ बढ़ता औद्योगिकरण, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फैली गरीबी, ये मुख्य कारण थे।
गरीबों में शिक्षा का अभाव ये एक बड़ा कारण था, जिससे लोगों को संसाधनों का असमान उपयोग, जिसमें लोग लगातार ये कहते थे, आरोप लगाते थे कि हमारे लिए हो ही क्या रहा है, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची। लेकिन देखिए किस तरीके से बताया उन्होंने कि भाई हमने तो दुकानें तक खुलवाई हैं, सरकार ने क्लियर किया, रोजगार के अवसरों में कमी बताई गई, लेकिन अब लगातार चीजें बदली। 2014 के बाद से सरकार चेंज हुई और सरकार ने किस तरीके से काम किया उसका नतीजा यह है। फिर से हम आपको सबसे बड़े कारण क्या है नक्सलवाद फैलने में, उन पर नजर डालेंगे। एक बार ग्राफिक जरिए फिर से आपको बताएंगे। सुरक्षा बलों में काफी हानि हुई, ये कुछ कारण है जहां सुरक्षा बलों में काफी हानि हुई। बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए, ये आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए। वहीं आम नागरिकों की भी मौतें हुई। कई बार ऐसे हमले हुए जहां पर आम नागरिकों की मौत हुई, जहां पर कई विकास कार्य बंद हो गए, वहां पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। अभी पिछले दिनों हम तस्वीरें देख रहे, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उस एरिया में, नक्सली के एरिया में जा रहे थे जहां मंत्री विधायक डरते थे। सबसे बड़ी वारदातें कभी 1967 में नक्सली विद्रोह, 2005 में जहानाबाद जेल जहां पर 300 से ज्यादा कैदी छुड़ाए गए। वहीं दूसरे साल 2007 रानी बोडली हमला, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हुए। 2008 के बली मेला हमले में 38 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। साल 2010 दंतेवाड़ा हमला, 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। वहीं साल 2010 झारखंड रेल हमला, ट्रेन की पटरी से उतरी और 140 लोगों की मौत हुई। साल 2013 दरभंगा घाटी हमला, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की हत्या। साल 2017 सुकमा हमला, 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। साल 2019 गढ़चिरौली में हमला हुआ और 15 जवान शहीद हुए। वहीं साल 2021 सुकमा बीजापुर में हमला हुआ। सबसे पहली बात, नक्सलबाड़ी में विद्रोह हुआ, गांव में हिंसा हुई, जमींदारों के खिलाफ यह विद्रोह था और उसने देखते ही देखते एक पूरा नेक्सस बना दिया, जो साल 2021 तक सुकमा बीजापुर में हमें देखने को मिला। ये वो कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। चाहे वो बली मेला हमला हो जिसमें 38 पुलिसकर्मी शहीद हुए, चाहे वो 1967 से उठी इस चिंगारी ने 2023 तक वो उग्र रूप ले लिया था जहां पर लोग, आम जनता, पुलिस, सब लोग परेशान हो रही थी। वहीं बात करें साल 2007 की, मैं राम बोडली पर हमला हुआ, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हुए। बली मेला में 38 पुलिसकर्मी शहीद हुए। ये लड़ाई जमींदारों से शुरू हुई थी, लेकिन ये कैसे ही सरकार लोगों को भड़काने का काम करने लगी, ये वो घटनाएं बताती हैं। झारखंड में रेल हमला हुआ, ट्रेन पटरी से उतरी और 140 लोगों की मौत हो गई। ये 140 लोग हमारे ही बीच के थे और जिस तरीके से हमले होते थे, बकायदा कुकर में बम बनाए जाते थे, आईईडी ब्लास्ट होता था। जहां पर पेट्रोलिंग हो रही है, जहां पर जो फोर्सेस अपॉइंट हैं, वो आप जैसे ही काउंटिंग करने जा रही है, वहां पर उड़ाया जाता था बकायदा। इतना हाईटेक हो चुके थे, ये आधुनिकीकरण हो चुका था नक्सलियों का। लेकिन किसी भी सरकार ने 2014 से पहले मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा प्रयास किए होंगे कि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। 25-25 लाख के इनामी कमांडरों को उनके हथियार छुड़वाकर इस सरकार ने उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। ऐसे कई, और नक्सलवाद फैलने में देश को कितना नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए, जैसा मैं चर्चा कर रहा था, आम नागरिकों की मौतें हुई हैं, ये हमारे देश ने खोया। लाखों जवान हमारे बीच से थे जिनको छोड़ा, कई विकास कार्य बंद हो गए। वहीं अगर बात की जाए तो निवेश और उद्योग प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार उन एरियाओं में बिजनेसमैन जाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने रुख अपना मोड़ लिया कि हम वहां नहीं जाएंगे, ग्रामीण इलाके विकास से वंचित हैं। समाधान रणनीति की शुरू हुई कि भाई इनको, ये मोदी सरकार ने मुहिम चलाई, सुरक्षा अभियानों में तेजी लाई गई, विकास की योजनाएं शुरू हुई। नक्सलवाद रोकने के लिए मोदी सरकार ने जो मुहिम चलाई वो मैं आपको बता रहा हूं। आदिवासी क्षेत्रों में अवैध खनन रोका गया, यह बहुत बड़ा जरिया था। सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया। नक्सलवादियों की आड़ में जितने भी जराइम करने आए लोग थे, उन्होंने ढाल बनाया उनको, उन आदिवासियों को, उनको बताया कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करती है। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम एक्टिव किया गया, वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की गई, जो 2014 से पहले बहुत ना बराबर थी। वहीं आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति लागू की गई। वहीं आर्थिक मदद, नौकरी और ट्रेनिंग दी गई कि भाई आप आइए, मुख्यधारा से जुड़िए। नक्सलियों को होने वाली फंडिंग पर रोक लगी। ये कुछ बड़ी मुहिम थी जो नक्सल, और अमित शाह के बयान की अगर हम बात करें तो सत्ता के समर्थन के बिना लाल गलियारा बनना संभव नहीं था। नक्सलियों ने लाल गलियारे को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया
और उन्हें चुना क्योंकि वहां सरकार भी पहुंचना बहुत कम थी। सत्ता के समर्थन के बिना देश के बीच में तिरुपति से पशुपतिनाथ तक लाल गलियारा बनना संभव नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नक्सलवाद से प्रभावित 12 में से अधिकतर राज्य इससे मुक्त हो चुके हैं। पिछले 3 साल में 706 नक्सली मारे गए हैं मुठभेड़ में और 2218 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 4839 ने आत्मसमर्पण किया है, जिसका जिक्र अमित शाह ने कल संसद में किया। अब वहीं पीएम मोदी का बयान भी आया। माओवादी विचारधाराओं ने कई क्षेत्रों में विकास को नुकसान पहुंचाया है और वामपंथी उग्रवाद ने अनगिनत युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। हमारी सरकार ने नक्सलवाद के खतरे को जड़ से खत्म करना और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है, सुशासन को बढ़ावा दिया और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने पर हमारा फोकस है। ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है कि शांति। और उसी के साथ साथ महेश कश्यप भाजपा से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो गए हैं। बस्तर के लोग लंबे समय से नक्सलवाद का सामना किया है। आने वाले दिनों में बस्तर नई ऊंचाइयों को और नई पहचान बनाएगा। ये वहां के सांसद का वो दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि वो तमाम सरकारी योजनाएं थी जिनसे लोग पीछे रह गए, जहां पर जो चीजें नहीं हो सकती थी। निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा, निशिकांत दुबे का बयान हम आपको बताते हैं। मेरे दादा नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए और उनकी लाश तक नहीं मिली। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसने नेता बाबूलाल मरांडी के बेटे नक्सलवादियों ने गोली मार दी थी और ये सब तब हुआ जब बाबूलाल मरांडी सीएम थे। अब झारखंड नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। तमाम ऐसी बयान आए जिनमें बताया गया, सबने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। और ये शब्दगरी उलाका हैं, ये कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने कहा, उड़ीसा से ये सांसद है, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा नहीं दी थी। एनआईए जांच तक नहीं हुई। नक्सलवाद के सबसे ज्यादा कांग्रेस नेता ही प्रभावित हुए हैं। ये कांग्रेस सांसद का बयान है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं दी गई थी। और हैदराबाद से एएमआईएम के सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा, क्या देश में दक्षिणपंथी उग्रवाद और ध्रुवपंथी उग्रवाद की जगह लेगा जो नक्सली हथियार डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी है। तो खैर, ओवैसी लगातार इस तरीके के बयान देते हैं, वो उसमें भी कमी निकालने लगे। उन्होंने ये नहीं लगा कि 5000 नक्सलियों ने छोड़ा है, उन्होंने हथियार डाले, वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें भी, लेकिन नक्सलवाद खात्मे में इनका अहम योगदान है। कोबरा फोर्स, विषम परिस्थितियों में हर समय खड़ी रहने वाली स्थानीय आदिवासी जो मुख्य धारा से लोगों को जुड़ने का काम किया और बताया कि भाई पहले जो शेल्टर बनता था वो नहीं हुआ। केंद्रीय पुलिस बल जो लगातार हर मोर्चे पर सामने खड़ी रही। वहीं कोबरा फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद खात्मे में अहम योगदान दिया है। डीआरजी जवान हर जगह आपको तैनात मिले, जहां पर भी नक्सली प्रभावित एरिया था। सीआरपीएफ के जवान, ये वो लोग थे जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन में सक्रिय रहे और लगातार नक्सलवाद को खत्म करने का काम करते रहे। छत्तीसगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस, ये वो राज्य है जो ज्यादा ही प्रताड़ित थे इन लोगों से, नक्सलियों से। झारखंड पुलिस, यहां पर तो लोगों ने, हमने देखा, निशिकांत दुबे ने जिक्र किया कि हम अपने दादा को खो दिए, बॉडी तक नहीं मिली। उड़ीसा में भी ऐसा ही हुआ। उड़ीसा में भी कई नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ, वहां पर चंदन तस्करी, सब तस्करों ने नक्सलवादियों को अपना शेल्टर बना दिया। तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति थी। तो यहां पर गृह मंत्री ने साफ कहा कि हमने, भाई ये हमारे हीरोज हैं, नक्सलवाद को खत्म करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है और ये कुछ वो प्रभावित राज्य है जहां पर लाल आतंक से मुक्त हो चुके हैं। उनमें सबसे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर बात करें तो यहां पर उड़ीसा है, बिहार, ये वो है जहां नक्सल प्रभावित राज्य अब लाल आतंक से दूर है। उड़ीसा, मैंने जिक्र किया उड़ीसा का, जिस तरीके से ये वो राज्य हैं जहां पर रेड कॉरिडोर कहा जाता था। महाराष्ट्र उनमें से एक है। तेलंगाना, ये सब नक्सल प्रभावित राज्य अब लाल आतंक से मुक्त हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश ये भी अब हो गया है। और वहीं हम लगातार बात कर रहे हैं, नक्सलवाद से भारत मुक्त, शाह ने कर दिया सब कुछ दुरुस्त। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।